All right everybody, I hope all of you can see me very clearly. क्या आप सब लोगों को मेरा कैमरा विजिबल है? बेटा इंशाल्लाह ताला अब, रमज़ान में आपको पता है टाइम ड्यूरेशंस का बहुत मसला है। इंसान खुद को भी टाइम नहीं मिलता, तो दैट इज़ द रीज़न। कोशिश होती है कि क्लासेस जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हों, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता बंदे को। इसीलिए थोड़े से कम क्लासेस होते हैं, लेकिन वी इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड किया गया। इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे सेशंस और भी अच्छे अच्छे होंगे जिसमें आप लोगों को बेनिफिट हो सके। ऑल राइट, सो बेटा सबको पेपर नज़र आ रहा है, मेरी आवाज़ क्लियर है, मेरा कैमरा भी विजिबल है, यस और नो? हाँ जी बिल्कुल, मैं पेपर भिजवा सकता हूँ। मैंने ये पेपर जो बनाया हुआ है एक वर्कशीट है, तो लेट मी सेंड। मैं ग्रुप में भिजवा देता हूँ आप लोगों को पेपर। आप लोग वहीं से ही, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने पेपर बनाया हुआ है, तो मैं इसको भेज देता हूँ। मैं कंसेप्चुअल अनाउंसमेंट्स में ही भेज रहा हूँ, तो वहीं पे आप लोग डायरेक्ट ही आप लोग इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। कंसेप्चुअल्स मीडियम 25। चलो जी, मैंने कंसेप्चुअल के अनाउंसमेंट में बेटा भिजवा दिया, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आगे ईद के बाद जो है ज़रा क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँ, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। जो बच्चे जो हैं किसी से क्लासेस वगैरह नहीं लेते और बस वो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस पे रिलाई करते हैं हमारे जैसे टीचर्स की, तो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है। सो बेटा आप सबको नज़र आ रहा है कि बेटा यहाँ पे आपके सामने ऑलरेडी एक चीज़ जो है ना वो पेपर आपके सामने रखा हुआ है। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इजी एंड डिफ़िकल्ट बोथ ऑफ देम। सो मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला है कि आप लोग मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो मैंने तकरीबन लेक्चर नंबर 3 भी मेंसुरेशन का जो है वो मैंने पब्लिक किया हुआ है यूट्यूब पे। जाएँ वहाँ पे और वहाँ पे जाके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, तभी आप लोग इस तरह के पास पेपर क्वेश्चंस को कर सकेंगे। पास पेपर क्वेश्चन के लिए कुछ मैंने आपके लिए अक्टूबर नवंबर 2024 के केसेस भी रखे हैं, वो भी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। प्लीज़ पे अटेंशन एवरीबॉडी। You can see that they say that calculate the circumference of the circle with radius 4.7 सेंटीमीटर। अगर आप में से किसी को रेडियस सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला नहीं आता ना, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो सर्कल के लिए सर्कल सरकम कैलकुलेट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज मीन दैट कि एक सर्कल है उसकी बाउंड्री को कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। सो द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज 2 pi r। दैट इज द फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू 2 पाई एंड द रेडियस इज 4.7। अगर ये विद कैलकुलेटर पेपर में है तो कैलकुलेटर की मदद से ही इसको सॉल्व करना है। कोई भी आपने एक सही तरीके से 2 शिफ्ट दबा के पाई का बटन दबाएं और आर की जगह पे 4.7 लिख दें। इसीलिए कैलकुलेटर का डिस्प्ले आपको कैलकुलेटर स्क्रीन पे दिया है ताकि आप लोग भी इजीली देख सको। आंसर इज 47/5 पाई। आंसर इज 47/5 पाई। एस एंड डी दबा देते हैं एंड इट इज़ 29.53। मैं 29.53 पूरा लिखूंगा, लेकिन आंसर लाइन पे टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आंसर लिख दिया। डॉटेड लाइन के ऊपर लिखे आंसर तो पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। Find the radius of the hemisphere of the volume 80. The volume of the sphere is given. Now that is the trick. यहाँ पे एक ट्रिक है, क्योंकि वो आपसे रेडियस मांग रहा है हेमीस्फेयर का, और हेमीस्फेयर इज अ बाउल, और जबकि फॉर्मूला उसने आपको स्फेयर का दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, दैट द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर इट वुड बी द हाफ ऑफ दिस फार्मूला। ये फार्मूला जो है आपके पास, ये फार्मूला जो है ये आप लोगों के पास है स्फेयर का। इसको मैं 80 के इक्वल नहीं लिख सकता। वाई? बिकॉज देर इज़ अ रीज़न। देर इज़ अ रीज़न। यहाँ पे रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पे आपने इसको हेमीस्फेयर करना है। तो हेमीस्फेयर करने के लिए द सेम फार्मूला को सिर्फ नीचे 2 डिवाइड कर दें। तो 2 डिवाइड करने का मतलब ये है कि वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करना क्या है कि इसमें आर को फाइंड आउट करना है, तो आर को सब्जेक्ट मेकिंग करें। तो कैलकुलेटर अलाउड है इस क्वेश्चन में। तो 80 के साथ 3 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहाँ पे 4 पाई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर क्यूब के साथ तो वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे आर चाहिए, आर क्यूब नहीं, तो आई विल टेक अ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मैं यहाँ पे क्यूब रूट ले लूंगा, तो क्यूब और क्यूब रूट कटेगा। आर इज इक्वल्स टू, अब कैलकुलेटर में वन गो के अंदर यू हैव टू पुट ऑल दिस फंक्शन, इस तमाम के तमाम फंक्शन को आपने वन गो में कैलकुलेटर में पुट इन करना है। तरीका क्या है बेटा, शिफ्ट दबा के स्क्वायर रूट का बटन दबाएं तो क्यूब रूट आ गया। अब मुझे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन लेके हम लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 2। डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे वैसे, लेकिन अगर आप, मैं उस तरह कर रहा हूँ ताकि आप लोग कोई गलती ना करो। तो इट इज़ 3.36। आर इज इक्वल टू 3.3677।
आई एम बाउंड टू गिव द आंसर टिल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हो जाएगा बेटा 3.37, तो ये हो जाएगा बेटा 3.37 इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला दिया था, तो हम लोगों को उसको डिवाइड बाय 2 करना था उस फॉर्मूले को, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई किया इस फॉर्मूले में। आई होप सबको समझ आई है, ठीक है। मैं आप लोगों की चैट जो है ना, सिर्फ मैं आप लोगों की चैट देख सकता हूँ, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे की चैट। सर ऑलवेज थ्री बेटा, ऑलवेज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, एंड स्पेशली फॉर विद द कैलकुलेटर पेपर, ठीक है। नॉन कैलकुलेटर पेपर में आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं इसको फॉलो नहीं करना, बस आप लोग पूरा भी आंसर देते हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं नॉन कैलकुलेटर पेपर में, जिस तरह ओ लेवल्स का पेपर 1 होता है और IGCSE वालों का पेपर 2। चलें जी, तीसरा क्वेश्चन देखें बेटा। तीसरा क्वेश्चन वर्कशीट के अंदर मैंने डाला है, द वॉल्यूम ऑफ टू मैथमेटिकली सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर 56 एंड 875 सेंटीमीटर क्यूब्स, द हाइट ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके सामने ही दो स्मॉल और बिग की बात करनी जा रही है, तो मैं फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपके सामने ही लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक अपना एक ख़ानदानी कप बनाता हूँ, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। नाउ इट सेज दैट कि वॉल्यूम ऑफ द लार्ज जो है इट इज़ 875 एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल इज़ 56। ओके, एंड दे से द हाइट ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, आपके पास हाइट ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो है वो गिवन है, वो 18 सेंटीमीटर है, एंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट। और बिगर ऑब्जेक्ट की आपने हाइट फाइंड करनी है। याद रखें कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोगों ने सिमिलैरिटी में ये कॉन्सेप्ट है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल क्यूब। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब इसमें आप देखें, आपके पास दो वॉल्यूम है और आपके पास एक हाइट है, तो आप दूसरी हाइट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, वट एवर शेप इज़ अननोन, जो भी आपकी शेप अननोन है आप लोग उसको 1 का नाम दे दें। तो मैं यहाँ पे कहूँगा दिस इज़ V1, सो दिस इज़ H1, तो ये हो गया बेटा V2 एंड दिस इज़ H2। नाउ जस्ट सिंपली पुट इन द वैल्यू, आप वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं, ठीक है। V1 इज़ 875, V2 इज़ आपके पास 56, L1 इज़ विच इज़ योर H1, तो वो नहीं है, H1 इज़ मिसिंग, H1 क्यूब डिवाइडेड बाय H2 इज़ 18 क्यूब। सर विल वी डू फर्स्ट टर्म, हाँ करवा दूंगा, नो वरी, ठीक है। ओके, नाउ 18 क्यूब वहाँ पे जाके 875 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 875 मल्टीप्लाई विद 18 क्यूब डिवाइडेड बाय 56। कोई कटिंग करके एग्जामिनर को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कटिंग करेंगे तो चांस है कि कोई एरर ना हो जाए। इज इक्वल्स टू H1 क्यूब, H1 क्यूब। अब मुझे H1 का क्यूब नहीं चाहिए, आई नीड H1, सो आई विल टेक अ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, सो दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें। क्यूब क्यूब रूट कटा तो H1 इज इक्वल टू द सेम थिंग। तो अब हमने करना क्या है, शिफ्ट एंड स्क्वायर रूट का बटन दबाएं ताकि क्यूब रूट आ जाए। फ्रैक्शन ले लें, 875 मल्टीप्लाई विद 18 क्यूब, 18 के ऊपर आपने डालना है क्यूब, तो 18 क्यूब, एंड डिवाइड में आपने लिखना है 56, सो द आंसर इज 45, 45 इज द राइट आंसर, ठीक है। 45 इज द राइट आंसर जी, बिल्कुल आप में से किसी में नाइल ने बताया था, चलो गुड जॉब, वेल डन। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए मैं इसको लीव करूंगा। आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी तरीके के दो पेपर वेट बना लो और उसको V1 और V2 और H1 और H2 कर लेना, तो आपका ये भी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता है कैलकुलेटेड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विद द लेंथ 8 एंड विद 6 एंड हाइट 3। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि बिफोर अपियरिंग फॉर द कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन, आप जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम हो जिसमें शेप ना हो, तो उसमें आप लोग जल्दी से एक शेप बना के अपने आप को अंडरस्टैंडिंग ज़रूर करवाया करें पेपर से पहले। ये पेपर के अंदर आपको बनाने का टाइम बहुत मिलता है, क्योंकि याद रखिए जिस बच्चे को मैथ्स आता है ना, मैथ्स का पेपर वो हाफ टाइम से भी कम में कर लेता है। देखो बेटा, मैंने एक क्यूबॉइड आपके सामने बना दिया, ठीक है। अब क्यूबॉइड में की लेंथ वो कहता है 8 सेंटीमीटर है, कहता है विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और हाइट वो कहता है 3 सेंटीमीटर है। अब याद रखें, अब एक मैंने क्यूबॉइड बनाया है और इस एक ही क्यूबॉइड, एक ही क्वेश्चन से आप पूरा क्यूबॉइड 3D रिवाइज कर सकते हो। कैसे, जब भी क्वेश्चन टॉपिकल में प्रैक्टिस करो तो दोनों फॉर्मूले साथ ही लिख दो। अब क्यूबॉइड्स क्योंकि 3D है, 3D के अंदर आपके पास वॉल्यूम होता है और आपके पास टोटल सरफेस एरिया होता है। तो अब मैं वॉल्यूम लिखता हूँ, वॉल्यूम इज LWH, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है बेटा 2 ब्रैकेट LW प्लस WH प्लस HL, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर क्यूबॉइड, ठीक है। अब एक चीज जरूर अंडरस्टैंड जरूर करें, ये कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विद लेंथ 8 विद 6 एंड हाइट 3। अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि पेपर में अगर ओपन क्यूबॉइड लिखा हुआ है, सो देन जस्ट याद रखें जब भी आपके पास क्यूबॉइड ओपन आ जाए
तो आपने इस एल डब्ल्यू को ब्रैकेट से बाहर निकाल देना है। एल डब्ल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि क्यूबॉइड ओपन होगा तब। अब इस क्वेश्चन में ओपन नहीं लिखा तो हम लोग इसको बाहर नहीं निकाल सकते। जस्ट पुट इन द वैल्यूज, राइट वैल्यूज को इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा बेटा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट। अब एल डब्ल्यू का क्या मतलब है? एल डब्ल्यू का मतलब है बेटा 8 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो गया। अब कैलकुलेटर में डालने से पहले थोड़ा सा बॉड मास की प्रैक्टिस यहाँ पे भी मेंसुरेशन में भी की जा सकती है। आप आराम से कैलकुलेटर में डालने से पहले मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एरर होता है ना। 6 8 आर 48 प्लस 6 3 आर 18 प्लस 8 3 आर 24। अब याद रखें, अब आपको ये एडिशन जो है अगर नॉन कैलकुलेटर पेपर में है तो नॉन कैलकुलेटर पेपर में तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसको एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, आप लोग इसकी एडिशन कर सकते हो कि 18 प्लस 48 पहले करना पड़ेगा, तो वो आएगा 58, 58 प्लस 8 इज 66 एंड 66 प्लस 24 इज 70, 80, 90। मेरे ख्याल से 90 आ रहा है इन दोनों, इन सबको ऐड करने से। ठीक है, 90 आ रहा है तो 2 इंटू 90 इज 180। मेरे पास आ रहा है टोटल सरफेस एरिया 180 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक है, अभी इज माई आंसर राइट? या इट्स माई आंसर राइट? थैंक यू माइमा। अब देखिए सर, यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड जरूर करें। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब यह है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू पेंट दिस क्यूबॉइड, अगर आपने इस क्यूबॉइड को पेंट करना है तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी पेंटर से बात करनी है और पेंटर मुझे कहता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए मैं आपसे 5 रुपये लूंगा, 5 रुपीज़, तो मैं जल्दी से इसका एरिया कैलकुलेट करके इसको मैंने 180 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है कि मुझे 900 रुपीज़ में ये रूम ये पेंट करके देगा जिसकी ये लेंथ है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि ये इस तरीके से होगा। सर ओपन क्यूबॉइड के लिए भी फॉर्मूला लिख दें? बेटा ओपन क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला बस सेम फॉर्मूला होगा। ओपन, इन केस ऑफ ओपन मैं लिख देता हूँ ऊपर, इन केस ऑफ ओपन, ओपन तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन आपने करना ये होता है कि एल डब्ल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं करना होता। तो विथ हाइट प्लस हाइट एंड टू इंटू लेंथ, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होता है। मतलब पहले वाले जो आपका जो लेंथ इंटू विथ है ना, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करना होता है क्योंकि ऊपर टॉप ओपन होता है। दैट इज द रीजन। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि ये थोड़े से 2 2 3 3 मार्क के क्वेश्चन है और इस दफ़ा पेपर का पैटर्न ऐसा है कि वो 3 3 4 4 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया, क्वेश्चन समझना है ना। रेक्टेंगल ड्रॉ करें पहले, फिर वो कहता है कि लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 12, एक साइड वो कहता है वो 12 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द डायगनल, कहता है लेंथ ऑफ द डायगनल इज 13, कहता है लेंथ ऑफ द डायगनल जो है वो आपके पास 13 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वो 13 सेंटीमीटर कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मुझे पता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 2D शेप है जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विथ। अब मेरे पास लेंथ है, विथ नहीं। अब विथ निकालने के लिए आई विल बी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है और ये जो लाइन है, ये लाइन डायगोनल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है एक। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग जल्दी से इस राइट एंगल ट्राइंगल को किया हमने आउट। यहाँ पे हमने लिखा 12, यहाँ पे हमने लिखा 13। अब आपको पता है कि यार ये आपका फॉर एग्जांपल हाइपोटेनियस है और तो ये आपका डेफिनेटली आपका बेस या परपेंडिकुलर होगा। पिथागोरस थ्योरम कहता है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बहुत कॉमन एरर है पेपर के अंदर, पेपर के अंदर बहुत कॉमन एरर है कि स्टूडेंट 13 माइनस 12 लिख के कहते हैं 1 स्क्वायर। ये गलत है, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये 13 इज 169 और 112 स्क्वायर इज 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड सो वैल्यू ऑफ पी इज 5 सेंटीमीटर। अब देखें, याद रखें ये क्वेश्चन जो है विदाउट कैलकुलेटर आ सकता है क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर देखें पी की वैल्यू जो है 25 परफेक्ट स्क्वायर आ रही थी, पी स्क्वायर, तो इसीलिए आ सकता है। तो वैल्यू ऑफ पी इज दिस वन। तो एरिया हो गया बेटा लेंथ इंटू विथ। उमायमा यू आर राइट, लेंथ की वैल्यू आपके पास 12 है और विथ जो है आपके पास 5 है। 12 5 आर 60। सो आपके पास जो एरिया है इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल का वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब देखें ओ लेवल्स में और IGCSE में कमाल ये है कि आपने सिर्फ आंसर लिखना है, यूनिट एग्जामिनर ने खुद लिखा होता है 99% टाइम्स। ठीक है, यूनिट आपके सामने खुद लिखा होता है। ठीक है, चलें जी प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएं। कहता है कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। मेरा बच्चा यहाँ पे जरूर देखो, टोटल को जो है ना एग्जामिनर ने बोल्ड किया हुआ है, तो बोल्ड पे बहुत नजर रखनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, अब उसने नहीं कहा कि ये ओपन है तो हमें कंसिडर भी नहीं करना कि ये ओपन है। अभी फॉर्मूला लिखा था ऊपर TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट
LW प्लस WH प्लस HL। ठीक है, अगर नहीं आता तो इस तरह करो, ये तरीका सीख लो। 7 4 3 लेंस गिवन है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ड बना लो, 7 इंटू 4, 4 इंटू 5 और 5 इंटू 7, ये एक हार्ड बन गया। तो बस मतलब है कि यहाँ पे इस तरीके से हमने करना है, 2 ब्रैकेट 7 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7। एरिया मांग रहा था, तो 2 ब्रैकेट 7 4 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। अच्छा जी, 2 ब्रैकेट 28 प्लस 20 इज 48, 48 प्लस 35। तो 2 ब्रैकेट 48 प्लस 35 कितना आता है, अगर जल्दी से करें यहाँ पे, तो 48 प्लस 35। तो 48 प्लस 35 जो है बेटा 83 आता है। तो 83 का डबल कितना हो गया बेटा, 166 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेटर भी आ सकता है। Sir, if you don't achieve M1 in exam, will you get marks? Like if you do a method which is correct, but it is different from what's written in MS. Beta, if the method is right, remember one thing, if the method is right, so you will get the credit, okay? Don't you worry about that. Like for example, अगर आप सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन है, इससे पिछले वाला क्वेश्चन, अब इसके अंदर आपके पास कोई दूसरा मेथड था ही नहीं इसकी विड्थ निकालने के लिए। अब विड्थ निकालने के लिए आपने एरिया निकाला। अब हाँ, ये हो सकता है कि अगर what if I found out I if what if I find the area of this right angle triangle and then I multiply with 2, ठीक है? So obviously I will get the same result. Method is changed, but the answer is right with the correct method. That is the reason we have a terminology in marking scheme, and the name of that terminology is NFWW. They say that right if the answer is correct, but not from wrong working. If the working is right, so then you can get the full credit. I hope it's clear. चलें जी। द डायग्राम शोज द क्यूबॉइड, दे से कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देखो जी, पहले 2 3 सवाल में ही क्यूबॉइड जो है अच्छा खासा मैंने क्यूबॉइड का जनाजा निकाल दिया इधर। तो बस एक तरीके से बस क्लियर होना चाहिए कि क्यूबॉइड का पहला फार्मूला है लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। तो बेटा वॉल्यूम इज लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, LWH। इसका मतलब है इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। 8 इंटू 4 इंटू 6.5। तो अपने आप को रेडी रखो, ये ऐसे क्वेश्चन आपको नॉन कैलकुलेटर में भी मिल सकते हैं। अब देखें 8 में पहले 4 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ईजी है। 6.5 प्लस 6.5 13, 13 प्लस 13 26। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, नॉन कैलकुलेटर में आ जाए तो फंसना नहीं, आपने 8 ब्रैकेट लिख के 20 प्लस 6 कर देना, ठीक है? फंसोगे नहीं। तो अब वी 8 इंटू 20 आता है आपके पास, कितना आता है बेटा 160, एंड 6 8 ज़ार 48। तो आपके पास देखो आंसर आ गया 208। तो इस तरह आप एडिशन वगैरह को स्प्लिट करके आप कर सकते हैं। सर वेदर वी रेफर टू इट एज विद और ब्रेड ड्यूरिंग अवर वर्किंग, बोथ आर कंसिडर, या बेटा बोथ आर कंसिडर करेक्ट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप LWH लिख रहे हो या LBH लिख रहे हो। बाज़ किताबें इसको ब्रेथ बोलती हैं, बाज़ किताबें इसको विद बोलती हैं, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। ये इट इज़ समथिंग लाइक द सेम कहानी, वो जो आपको फॉर एग्जांपल वो साइन कॉस टेंजेंट के लिए कुछ टीचर्स, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स सो काटोआ पढ़ाते हैं, SOA वाला, ठीक है। Okay, a model of a statue has a height 4 and the volume of the model is 12 centimeter square and the volume of the statue is this much. Calculate the height of the statue. It's the same question like question number 2 जो हमने किया है V1 और H1। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक आपने यहाँ पे एक एक शेप बना लिया, ठीक है, एक आपने बड़ा शेप बना लिया, ठीक है। समझ ना करो, कभी भी किसी क्वेश्चन को ख़त्म नहीं करते, समझ के करें ताकि आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं, ठीक है। अ मॉडल ऑफ अ स्टैचू हैज़ अ हाइट 4, इसकी हाइट 4 है और इसका जो वॉल्यूम है वो 12 है। अब वो रियल वॉल्यूम ऑफ द स्टैचू जो है आपके पास वो है 40,500। अब वो कहता है इसकी हाइट क्या है। तो बेटा वो सेम फार्मूला लगा लेना, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। मैं छोड़ रहा हूँ इसको क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी। चलें जी। 2D शेप है ट्रपीजियम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगी बेटा। ये ना आए पेपर में तो मुझे कहना कि सर आपने जो गलत कहा था, ये पेपर में आएगा। L1 पैरेलल, L2 पैरेलल। तो ट्रपीजियम इज अ शेप जिसमें दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रपीजियम का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई विद L1 प्लस L2, sum of parallel sides multiply with height and height is always perpendicular. So 1/2 multiply with L1 plus L2 मतलब 11 प्लस 7 और height जो है आपके पास आ गई 5। 1/2 multiply by 8, 11 प्लस 7 इज 18 multiply by 5। देखो ये नॉन कैलकुलेटर में आ सकता है, हालांकि ये विद कैलकुलेटर के क्वेश्चन हैं। अच्छा 2 1 2, 2 9 18, तो 9 टाइम्स 5, 9 5 45। तो कोशिश करा करो मेरे साथ साथ बैठ के क्वेश्चन करते रहो ताकि मैं आंसर्स देखता रहूँ। बात बच्चे कर रहे हैं, बहुत गुड जॉब।
45। बस बच्चे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहे हो। चलें जी, 45 इज द आंसर। ठीक है जी, आगे चल रहा हूँ। A solid cylinder has radius 3 and the height 4.5. Calculate the total surface area of the cylinder. अब करना है सिलेंडर का पोस्टमार्टम। ठीक है, सिलेंडर का पोस्टमार्टम करने के लिए पहले सिलेंडर को ज़रा गौर से देखो कि सिलेंडर होता क्या है। ठीक है, ये मेरे लेसन्स में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा, डिटेल में शेप्स पढ़ना चाहता है, तो वो सीधा यूट्यूब पे जाए और वहाँ पे जाके इसको पढ़ ले। ठीक है, सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अगर किसी को सीखना है कि क्यों होता है, तो बेटा यहाँ पे सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल होता है। तो सर्कल को जस्ट एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। जितना बड़ा ग्लास होगा, ठीक है, उसकी बेस का एरिया आपने मल्टीप्लाई करना है और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपके पास वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी आ जाएगी कि इसमें कितना लिक्विड आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आई होप क्लियर हो गया। अब याद रखें, सिलेंडर ओपन हो या सिलेंडर क्लोज्ड हो या सिलेंडर का एक हिस्सा ना हो, मतलब टॉप ओपन हो, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस एरिया पे पड़ता है। ठीक है, अब उन्होंने इस क्वेश्चन में नहीं बताया कि इसका सरफेस एरिया क्या है, तो याद रखें जब क्लोज सिलेंडर होता है तो क्लोज सिलेंडर में दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसका एक रेक्टेंगल होता है जो कि कर्व पार्ट होता है, और दो आपके बेस सर्कल्स होते हैं। तो याद रखिए, कर्व कर्व पार्ट को फाइंड करने का तरीका ये होता है, ये होता है आपके पास 2 पाई आर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर टॉप, ये हो गया पाई आर स्क्वायर बॉटम। एक हो गया टॉप पे सर्कल, एक हो गया बॉटम पे सर्कल। तो टॉप और बॉटम के सर्कल्स को एरिया को ऐड करना है और कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना है। अब देखो, जाहिर सी बात है, किसी भी ग्लास का कम सरकमफ्रेंस को फाइंड करने के लिए, कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, जस्ट उसका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करो जो कि इसके बेस पर है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट दैट पार्ट जो कि ग्लास पे आप होल्ड करते हैं। अंडरस्टूड एवरीबडी और नॉट? सबको समझ आ गया तो चैट में यस लिखो। अच्छा जी, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड प्लस बेस। चलें, गुड जॉब। अच्छा, सरफेस एरिया के लिए हम शेप्स के वॉल्यूम लेते हैं या पेरीमीटर्स? बेटा पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करें, सरफेस एरिया का वॉल्यूम के साथ कोई काम नहीं है मेरा बच्चा। ठीक है, सरफेस एरिया के का वॉल्यूम के साथ आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, देखिए मुझे मुझे ग्लास का कर्व पार्ट चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? ज़रा स्क्रीन पे देखो अपनी, ये कर्व सरफेस, ये आपके पास है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो बेस पे बना हुआ है। मैं जस्ट ये फाइंड करूंगा और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और आपको पता है कि वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है, इसीलिए एच से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, नहीं, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करें। उमायमा आप कह रही हैं कि वॉल्यूम इज द अंदरूनी पार्ट। नो, वॉल्यूम इज अंदरूनी और बैरूनी पार्ट नहीं होता। वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ एनी 3D टू होल्ड समथिंग, और कितना वो लिक्विड होल्ड कर पाएगा या कितने चावल होल्ड कर पाएगा, दैट इज व्हाट द वॉल्यूम इज। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरी बात ये है कि सरफेस एरिया इज द पार्ट वी कैन टच, जाहिर सी बात है, लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब आप ये ना कहना कि सर मैं तो क्या नाम है, एक गिलास के अंदर नहीं टच कर सकती। तो याद रखें, इनसाइड और आउटसाइड का जो सरफेस एरिया है वो तकरीबन सेम ही होता है। ठीक है, तकरीबन क्या, 100% सेम होता है। ठीक है, कहते हैं वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्युपाइड, यस यू कैन से दैट। ठीक है, एंड ओके एवरीथिंग इनसाइड इज, सो द वाटर इन अ ग्लास, यस वाटर इन अ ग्लास इज द वॉल्यूम, बट द शर्त यह है कि वाटर फुल्ली कंप्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करना है, तो बेटा कर्व सरफेस एरिया अभी हमने बड़ी डिस्कशन की है। कर्व सरफेस एरिया होगा कि ग्लास के सरकमफ्रेंस को फाइंड करके उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, और बेस क्योंकि टॉप भी और बॉटम भी है, तो इसीलिए दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर को, दैट्स इट। सो फॉर सरफेस एरिया वी टेक अ एरिया ऑफ अ शेप, लाइक फॉर अ प्रिज्म वी टेक एरिया ऑफ बेसिस एंड एरिया ऑफ साइड। या डेफिनेटली, गुड जॉब, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। दिस इज द वेरी वेल पॉइंट, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया और आपको आपको समझ आ गई अभी। ठीक है, सो इट्स 2 पाई आर एच। अब देखें, जाहिर सी बात है, उन्होंने हमें रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, हाइट जो है बेटा वो 4.5 है। तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट इन कर दो, 2 पाई इंटू 3.3 सेंटीमीटर, और हाइट है 4.5, प्लस 2 पाई, और आर है बेटा 3 स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है कि ये वाला क्वेश्चन आपको नॉन कैलकुलेटर में मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आप 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आता है। तो हम लिख सकते हैं कि पाई मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 plus 2 into pi into 3 square is also 9. So 9 threes are 27 pi प्लस 9 टूज आर 18 पाई। तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनर पेपर में कहेगा कि लीव योर आंसर्स इन पाई, अगर ये नॉन कैलकुलेटर पेपर में दे रहा है वो, तो ठीक है।
So 27 plus 18, if I'm not wrong, is 54. ऐसा ही है. 27 plus 18, 27 plus 18, 45, sorry, it's 45. तो ये ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में वो कहेगा, ठीक है. सर वाई कर्व सरफेस एरिया? बेटा इसलिए कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसको कर्व सरफेस एरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कर्व थ्री डीज है ना हमारे पास. अब देखो जैसे हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड है तो वो स्ट्रेट थ्री डीज हैं, ठीक है. लेकिन आपके पास ये जो सिलेंडर होता है ये कर्व थ्री डी होता है, जिस तरीके से आपके पास कोन है ये भी कर्व थ्री डी है, ठीक है. 141, अच्छा वो 141 आपने वो पाई में किया ना, तो 45 इंटू शिफ्ट इंटू पाई इक्वल्स एस एन डी, तो 141.3 आंसर आ रहा है बेटा. 141.3. अब ये आंसर यहाँ पे लिख देना, लेकिन यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर लिखना, 141, ठीक है, आंसर पे. वॉल्यूम कैसे आएगा बेटा? वॉल्यूम कैसे आएगा? आपने जाहिर सी बात है आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, एरिया ऑफ द बेस फाइंड करनी है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है. जैसे मेरा भाई वॉल्यूम आपने फाइंड करना है मेरा बच्चा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो इस सिलेंडर का क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर और हाइट आपके पास 4.5. तो बस सिंपली कैलकुलेटर में डाल के इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो. शिफ्ट एंड पाई ब्रैकेट 3 का स्क्वायर आता है बेटा 9, 9 लिख दिया डायरेक्ट ही, मल्टीप्लाई विद 4.5, ठीक है. इसीलिए एग्जामिनर चीख चीख के कहता है कि बेटा कि अपने याद करें. तो इसका वॉल्यूम है 127.2 सेंटीमीटर क्यूब्स, ये वॉल्यूम है इसका, ठीक है, कैपेसिटी. अब देखो उमायमा यहाँ पे एक ट्रिक जरा सीखें थोड़ा सा, कि 127.3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है. तो अब आपको मैंने आप लोगों ने अगर मेरे यूट्यूब के लेसन देखे हो तो मैंने वहाँ पे ये शो किया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है बेटा वो 1 लीटर के बराबर है. इसका मतलब ये है एट मैक्स इस ग्लास में आई कैन फिल 127 ml. मैं इसमें 128 ml जूस नहीं डाल सकता. अंडरस्टूड एवरीबडी और नॉट? ये चीज ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनाएं अपने, तभी यू वुड बी एबल टू सॉल्व द पास पेपर क्वेश्चंस. आप कोई भी पास पेपर क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे. अंडरस्टूड? समझ आया बच्चा? चलें जी आगे चलते हैं. ये देखें जी, हमने दो क्वेश्चंस, दो तीन सवाल किए हैं. आप देखें इस सेशन में फ़ायदा क्या हो रहा है. पहले सर्कल डिस्कस हुआ, फिर हेमिस्फीयर और स्फीयर डिस्कस हुआ, फिर सिमिलैरिटी डिस्कस हुई, फिर क्यूबॉइड का हमने जनाजा निकाला सही तरीके से. फिर उसके बाद हमने क्यूबॉइड से हम पहुंचे ट्रपीजियम में, और ट्रपीजियम के बाद हम पहुंचे थे सिलेंडर में. तो देखें बहुत सारे शेप जो है ना डिस्कस हो गए हैं, ठीक है. लेट्स सी अगला क्वेश्चन देखो भाई. अभी अब आप लोगों में से बड़े बच्चों को ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है. ज़रा काइंडली प्लीज़ ज़रा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर. ये क्वेश्चन जो है बेटा, इस क्वेश्चन पे गौर करें. क्वेश्चन कहता है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ए बी सी डी इज मेड इनटू एन ओपन सिलेंडर. अब ये ओपन सिलेंडर बन जाता है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं, आपको स्क्रीन पे एक पेपर नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक पेपर है रेक्टेंगल, ठीक है. अब अगर मैं इस पेपर को डायरेक्टली मैं इस तरह फोल्ड करता हूं तो यू कैन सी दैट इट्स अ सिलेंडर. ये एक सिलेंडर बनना शुरू हो जाएगा. ये वाला केस है भाई, ठीक है. आई होप सबको समझ आ रही है कि नहीं? ओके. अच्छा, इज मेड इनटू एन ओपन सिलेंडर. तो अब ओपन सिलेंडर है तो इसको मार्क कर लो, इसको हाईलाइट कर लेना कि बेटा सिलेंडर ओपन बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप शीट को बंद करेंगे. ओनली वन साइड इज ओपन और बोथ. ओपन सिलेंडर का मतलब है बेटा बोथ साइड्स आर ओपन, ठीक है. टॉप ओपन लिखता वरना, ठीक है. तो जाहिर सी बात है एक शीट को बंद करोगे तो जाहिर सी बात है आप देखो ये आपके सामने एक रेक्टेंगुलर पेपर है. अगर मैं इसको मैं इस तरह फोल्ड करता हूँ तो देखो ये एक रेक्टेंगल बना है लेकिन ये दोनों साइड से ओपन है, ठीक है. ओके, मीटिंग द एच डी सी. अब कहता क्या है, शो दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज. अब जरा मेरा बेटा जरा कमाल की बात जरा सब गौर से सुनना, अच्छा, ठीक है. पहली बात तो ये है कि सबको समझ आ जानी चाहिए अभी, और अगर समझ नहीं आई तो अभी देखो खाली जरा. बेटा ये एडी नजर आ रहा है आपको, एडी. जाहिर सी बात है मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये एडी जो है वो यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बन रहा है. यस और नो? समझ आया सबको कि नहीं? यस. तो इसका मतलब क्या है कि circumference ऑफ द सर्कल इज 2 pi r विच इज इक्वल्स टू 28. इट इज इक्वल्स टू 2 pi r. तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो मिल जाएगा. और वो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, वो 4.46 होगा. कैसे होगा डिवाइड करके देख लेते हैं. डिवाइड बाई 2 पाई ऑन बोथ साइड्स. 2 पाई पे डिवाइड कर दें, 2 पाई कटेगा. r इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2 पाई. तो फ्रैक्शन लेके 28 डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो बेटा आंसर आ रहा है 4.456, 4.456. आर इज इक्वल टू 4.46 सेंटीमीटर. सर मैं आपको क्या दे सकता हूँ बेटा, आप मुझे कुछ भी मत दो, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दुआ करो, मेरे काम को शेयर करो, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करो.
अच्छी चीज़ें लोगों में स्प्रेड आउट करो, और अपना अच्छा पढ़ो और अपना अच्छा ग्रेड ले लो, ठीक है। अब वो कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब जाहिर सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो मेनाइल, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ए टू बी जो है ना वो 20 है, तो इसका मतलब है कि ए टू बी 20 है, तो दैट इज़ 20 द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर की वैल्यू है बेटा 4.46 और हाइट की वैल्यू क्या है बेटा 20। अब मेरा बेटा एक चीज़ ख्याल करें, कैलकुलेटर पे 4.4563 सब कुछ लिखा हुआ है गंदबला, ठीक है। इसको नहीं छेड़ने की ज़रूरत। अब मैं करूँगा क्या, इस कैलकुलेटर के आंसर को देखो कैसे इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरे आंसर जो है ना सब बहुत खूबसूरत आए। वो क्या होगा ज़रा चेक करना, शिफ्ट इंटू पाई मल्टीप्लाई विद, अब 4.46 लिखना है, लेकिन मैं आंसर का बटन दबा दूंगा, आंसर वो खुद ही डाल देगा, वो 4.46 पहले वाला आंसर खुद ही ले लेगा, मल्टीप्लाई विद 20। तो अब मैं यहाँ पे इक्वल दबाता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 280। आपके पास अगर इस तरह के आंसर नहीं लिए ना तो अक्सर आप लोगों के पास आंसर पॉइंट में आ रहे होते हैं, ठीक है। सर आंसर टू स्क्वायर करना है क्या मतलब, क्या कह रही हो ज़रा बताओ। सर आंसर टू स्क्वायर करना है, क्या स्क्वायर करना है। आपने तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकाल दिया ना, वो तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मांग रहा था 4.46 को। ओ यस, इट्स 4.46, ठीक है, ये आंसर का स्क्वायर हो गया जी। थैंक यू, गुड जॉब, थैंक यू। अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो ज़रा एक मिनट मुझे ज़रा इसको थोड़ा सा सेट करने दें। शिफ्ट एंड पाई ब्रैकेट मल्टीप्लाई विथ 4.46, अब स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर गलत हो गया। 4.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 20, सो इट्स 1249। तो ये आ रहा है बेटा 1249.8 सेंटीमीटर क्यूब्स, ओके। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे अगर मैं इसको राउंड करूं तो 1 2 4 आ रहा है, 4 के बाद बेटा 9 लिखा है, 1249 है तो हम इसको 1250 लिख सकते हैं। 1250 सेंटीमीटर क्यूब, 1250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, हो गया बेटा, क्लियर हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब देखें यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे उमायमा आपको भी क्लियर हो गया होगा, जुबैर आपको भी, कि यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि 1250 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि 1250 ml, इसका मतलब है कि 1.25 लीटर जो हैं पानी हम इसमें डाल सकते हैं, इससे एक कतरा भी आप इसमें पानी ज़्यादा नहीं डाल सकते, वो पानी बाहर निकलेगा। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया बेटा सबको। अपने कॉन्सेप्ट ऐसे बनाओ ताकि आप लोग क्वेश्चंस कर कल को खुद कर सको। चलें जी, ओके। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट कहते हैं एन इज अ पॉइंट ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर सच दैट बी टू एन इज अ डायमीटर, ओके। कहता है एन इज अ पॉइंट ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो पहली बात तो ये आई हैव द रेडियस, मेरे पास रेडियस है। रेडियस क्या है बेटा, रेडियस है 4.46। कहता है एन इज द पॉइंट सच दैट बी टू एन इज द डायमीटर, ओके जी, ये डायमीटर बन गया, ओके। फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए एन एंड द बेस ऑफ द सिलेंडर, ए एन एंड द बेस ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब ये है कि आपको इसके दरमियान में और बेस ऑफ द सिलेंडर के दरमियान में एंगल निकालना है। अब जाहिर सी बात है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसकी हाइट जो है बेटा 20 है, और डायमीटर हो जाएगा बेटा 4.46 का डबल, 4.46 का हो जाएगा डबल, ये हो गया बेटा आपके पास 8.92, ये आ गया बेटा 8.92। अब देखो जाहिर सी बात है, वो एंगल ये मांग रहा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए एन। अब ए एन क्या बला थी बेटा, ए एन ये चीज़ थी, ए एन के दरमियान में बेस के दरमियान में एंगल जो है ना बेटा ये थीटा बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये बेटा मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। सो काटोआ वाले बेटा जो है ना वो इसको अपोजिट साइड लिखते होते हैं और इसको एडजेसेंट लिखते होते हैं, ठीक है, तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए। एग्री, ठीक है। तो आपने इसमें टैंजेंट का टैंजेंट थीटा लगाना होता है, तो टैंजेंट थीटा इट इज इक्वल्स टू ऑपोजिट या परपेंडिकुलर विच इज 20 डिवाइडेड बाय बेस, बेस इज 8.92 और एडजेसेंट, सो थीटा इज इक्वल्स टू टैंजेंट इनवर्स ऑफ 20 बाय 8.92, सो थीटा इज इक्वल्स टू टैंजेंट इनवर्स शिफ्ट एंड टैंजेंट इनवर्स, फ्रैक्शन में आ गया बेटा 20 डिवाइडेड बाय 8.92 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स 65.96। एंगल के लिए याद रखिए 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करें, तो 1 डेसिमल प्लेस मेरे पास 9 बनती है, 9 के बाद जो है ये 6 है, तो आई विल ऐड 1 टू दिस
मैं इसमें एक 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड करना है, तो 9 के बाद 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 65 पॉइंट, तो मैं 10 नहीं लिख सकता, तो मुझे लिखना पड़ेगा 66.0। सर लव यू, टेंशन कम कर दिया आपने। ओ बेटा टेंशन नहीं लो, बेटा टेंशन लोगे ना तो बेटा काम कुछ भी नहीं होना, बस सिर्फ आपको डिप्रेशन होता रहेगा, आपको एंजाइटी हो जाएगी। अब यह 66 लिखना नहीं है, अच्छा 66.0 लिखना। एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि आपने आंसर को राउंड ऑफ किया हुआ है। हाँ ये है कि अगर आपने आंसर लाइन के ऊपर, आंसर लाइन पे जो है 65.96 लिखा हुआ है आंसर लाइन से पहले, तो ये थीटा जो है 66.0 की बजाय आपने, अगर आपने 66 लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जरूर लिख करना, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग प्लीज़ भेज दी गया बेटा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल, मैं ये डाउनलोड हो जाएगी तो फ़ौरन से मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलें जी आगे चलें। दूसरी बात ये है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैं आप में से बहुत सारे बच्चों को जानता नहीं हूँ, तो एक चीज़ अंडरस्टैंड ज़रूर करें, आप लोगों के पास टाइम बहुत है। 2 मई को मैथ्स का नॉन कैलकुलेटर है, 7 मई को आपके पास विद कैलकुलेटर पेपर है। अभी भी आज अगर आप डेट देख लो तो आज मेरे पास डेट बन रही है क्या, आज डेट बन रही है 24 मार्च। बेटा 24 मार्च से लेकर आपके पास अभी भी जो है 36 डेज जो है ना, बड़े आराम से बनते हैं। ईद के 3 दिन निकालो यार, 33 दिन पढ़ लो यार, सही तरीके से पढ़ो, और कुछ भी नहीं है। और मेरी मानो, 1 घंटा लेक्चर मेरा सुनो यूट्यूब पे जाके, और फिर अपना टॉपिकल प्रैक्टिस करो, बस बात खत्म, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। एंड लिसन टू मी वन मोर थिंग, डोंट लिसन टू टू मच टीचर्स। ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे जेनेमैटिक्स की वीडियो भी देख रहे हो, मैथलीट की वीडियो भी देख रहे हो, मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस में आ रहे हो, नहीं, एक बंदे के साथ रहो अटैच। क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा टीचर्स के साथ रहोगे ना, तो उसमें ये होगा, हर बंदे की अपनी मेथडोलॉजी होती है। तो अगर आप में से कोई बच्चा जो है ना वो जेनेमैटिक्स और मैथलीट के वो देखता भी है, तो देखो वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट बीइंग इज ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मल्टीपल अप्रोचेस अपना रहे होते हैं हर टीचर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा। The diagram shows a solid made from a cylinder and a hemisphere, both of radius 7 centimeter and the height has length 12 centimeter. अब work out the total surface area of the solid। अब जरा एक चीज अंडरस्टैंड जरूर करें कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। टोटल सरफेस एरिया में, अब याद रखें, टोटल सरफेस एरिया में जरा मैं आपको सामने खुद ही कैलकुलेट करवाता हूँ आपको। देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया में एक तो मेरे पास आएगा ये वाला, ये बेस आएगा, ठीक है। अभी डरना नहीं है, डरेंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। एक तो मेरे पास ये वाला है, तो इसको मैं कहता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया में मैं लिखता हूँ, फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ, टोटल सरफेस एंड एरिया, ठीक है जी। अब टोटल सरफेस एरिया का मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, जरा आराम से गौर से सब सुनो, ठीक है। एक तो मेरे पास बेस आएगी सिलेंडर की, एक मेरे पास सिलेंडर का कर्व आएगा 2 π r h। डू यू एग्री विद मी और नॉट, यस और नो? वेरी गुड। ये हो गया जी, दो चीजें हो गई। एक मेरे पास आ रहा है कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर का फॉर्मूला एग्जामिनर ने तुम्हें दिया हुआ है, इसको सिर्फ डिवाइड कर लो, 4 π r² डिवाइड बाई 2 कर लो, तो वो आता है बेटा 2 π r²। इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 2 π r²। फॉर्मूला बन गया भाई जी। वेरी गुड, 4 π r² डिवाइड बाई 2 इज 2 π r², वेल डन। सो आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब जाहिर सी बात है, हानियर सलाम, देखो बेटा, π r² और 2 π r² होता है बेटा 3 π r² प्लस 2 π r h। बस फॉर्मूला बना लिया, अब वैल्यूज ठोको बीच में और बस रिजल्ट निकालो। तो 3 π r की वैल्यू बेटा 7² प्लस 2 π r की वैल्यू है 7, और आ गया 12, ठीक है। तो डरना नहीं है, बस डरोगे तो बस फिर तो काम खराब है। अभी भी बड़ा टाइम है, अगर अब आप में से किसी बच्चे को भी यू आ रहा है ना, यू ग्रेड भी आ रहा है, यू ग्रेड, आप लोग इसको भी ए ग्रेड एटलीस्ट बना सकते हो। ओ लेवल्स के मैथ्स में ग्रेड लेना मुश्किल नहीं है। 7 और आ गया 12, लेकिन डेडिकेशन होनी चाहिए ना, वो पढ़ने वाले की शक्ल भी तो हो ना। बेटे डिवाइड बाय 2 इसलिए किया ना, क्योंकि मेरा पुत्र यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और ये ऊपर हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर बेटा बाउल होता है, मतलब आधा वाटरमेलन, समझ आ रही कि नहीं? तो वो जो फॉर्मूला है मेरे पास वो पूरे के लिए है, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 किया है। आई होप समझ आइए अब्दुल्ला। तो मेरे पास आ रहा है 243,739, 243। ओ ओ यहाँ पे गलती है, ये मैंने देखा 2 पाई से पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ है, तो ये प्लस हो गया जी। तो ये आ रहा है बेटा 315 पाई
और एस एन डी करते हैं तो ये आता है 989, 989.6। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे अगर राउंड करूं तो 9 के बाद जो है 6 लिखा है तो 990 लिखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग 989.6 भी लिखो तो बिल्कुल सही आ जाएगा। सही आंसर, वेरी गुड उमाइमा, 990। चलो भाई आगे चले। बेटा सर आंसर इन पाई लुक नीट टू मी, या बेटा यू कैन राइट बट रिमेंबर यार कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो वो फिर एग्जामिनर ने अक्सर मार्किंग स्कीम में 1989.6 और 1990 लिखा होता है, पाई का जिक्र नहीं होता। ठीक है, तो फिर वो उसमें फंस सकते हैं, तो नंबर कटे तो इससे बेहतर है कि कर लेना। बेटा कितने सिग्निफिकेंट पे करना होता है, बेटा जिनको तो ग्रेड में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तुम लोग तो सिग्निफिकेंट फिगर की बिल्कुल परवाह ही ना करो। ठीक है, बस सिग्निफिकेंट फिगर की परवाह ना करो, तुम लोग आंसर निकालो किसी तरीके से। और जिनके ग्रेड, जिन्होंने ग्रेड लेने हैं तो उन्होंने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन को राउंड ऑफ करना है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गिव योर आंसर टिल टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो अब आपने टू सिग्निफिकेंट पे राउंड करना होगा। ठीक है, चलें, थैंक यू। चलें जी आगे चलते हैं। अब देखो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसने अच्छे बच्चे, अच्छे सारे बच्चों को ना जो थोड़ा सा एग्जाम में ना क्रैक किया था, तो अंडरस्टैंड जरूर करना। अच्छा मेरी एक प्रिडिक्शन है, वैसे प्रिडिक्शन मेरी ये है ना कि कमिंग एग्जाम के अंदर ना, कमिंग एग्जाम के अंदर जो थ्री डी शेप्स है ना, उसके अंदर जो है आप लोग देखोगे कोन, कोन इंपॉर्टेंट शेप है। और आपको स्फेयर या हेमिस्फेयर में से भी एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पिछले जो अभी कमिंग अक्टूबर नवंबर 2024 का एग्ज़ाम था, इसमें क्यूबॉइड आया हुआ है, ओ लेवल्स के पेपर में भी क्यूबॉइड आया है, दोनों वेरिएंट्स में आया हुआ है। और फ्रस्टम जो है क्योंकि न्यू शेप है तो वो डेफिनेटली पेपर में आएगा। ठीक है, तो वो उसको प्रिपेयर करने के जाना है, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया भी आना चाहिए और फ्रस्टम का वॉल्यूम भी आना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब के थ्री डी वीडियोज़, थ्री डी वाले मेंसुरेशन पार्ट 2 में जाओ, उसमें आखिर में मैंने फ्रस्टम पढ़ाई है, आराम से बैठ के देखो। बेटा पेपर में कौन से फार्मूलाज आखिर में दिखा दूंगा। ठीक है, पेपर में फार्मूला शीट लिखी होती है ना पेपर के अंदर, स्पेसिमेन पेपर डाउनलोड करके देख लो। The diagram shows a solid cone, a solid hemisphere. The cone has a radius 2.4 and slant height 6.3. The hemisphere has a radius r. Okay. The total surface area of the cone is equal to the total surface area of the hemisphere. So this is your condition. ये आपकी condition है, इस condition को ignore नहीं करना पेपर में। Total surface area of the cone it is equals to the total surface area of the hemisphere. अब किसी को कौन नहीं आती ना तो 2 मिनट देखना, मैं समझाता हूँ जरा कौन, जरा देखो। किसी को कौन नहीं आती तो 1 मिनट में जरा देख लो यहाँ पे। सबर करो ज़रा, मैं तुम्हें यहाँ पे ज़रा मेरा प्रेजेंटर पेज करूँ, खाली कैलकुलेटर में आउट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आई होप मेरी स्क्रीन अब सबको विजिबल है सही तरीके से। बेटा ये कौन है, पहली बात तो ये है ना कि कौन के अंदर आपको हमेशा दो लेंथ्स एग्जामिनर ने दी होती हैं, रेडियस दिया हुआ है और स्लांट लेंथ दी हुई है। तो मैं पहले ही ना बगैर कुछ पढ़े, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर जो है ना मुझे ट्रबल में डालेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ बगैर कुछ पढ़े ही ना। एक मिनट यार, ये मैंने क्या किया, क्रॉस, ओके। बगैर कुछ किए ही ना, एग्जामिनर की बात ना माने ही मैं पहले ही इसमें डॉटेड लाइन एज जो है ना वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि मेरी हाइट जो है ना वो अननोन है और वो मिसिंग है। ठीक है, तो हम एज को निकाल सकते हैं पैथागोरस थ्योरम के जरिए, हम लोग निकाल सकते हैं। किसी को नहीं आता तो वो जाके पैथागोरस थ्योरम पढ़े पहले। ओके, अब यहाँ पे अब कौन है ना, कौन का थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। अब जरा गौर करो, कौन बेटा एक 3D होता है जो कि सेक्टर को फोल्ड करने से बनता है, और यहाँ पे एंगल होता है 120 डिग्री का। अगर मैं इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, इन दोनों कॉर्नर्स को मैं आपस में ज्वाइन करूँ ना तो कोण बनेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोण का जो टोटल सरफेस एरिया है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर और एक होता है सर्कल। क्योंकि जब भी आप इस सेक्टर को क्लोज करोगे तो टॉप पे एक सर्कल बन जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट। हम सब ने वॉल्स आइसक्रीम तो खाई है, वॉल्स आइसक्रीम का बिस्किट पार्ट हम होल्ड करते हैं और टॉप पे आइसक्रीम होती है। एंगल इज ऑलवेज 120। वाई ऑलवेज 120? तभी तो वॉल्यूम ऑफ द जो कोन होती है उसके अंदर 1/3 होता है, और ये 1/3 कहाँ से आता है मैथ्स में, ये 120/360 से आया है 1/3। इज दिस क्लियर बेटा? एंगल इज ऑलवेज 120। ठीक है, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं कौन को कैसे पढ़ूंगा, 1/3 मैं कहूंगा 1/3 ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई विद हाइट। तो यहाँ पे अब आ गया इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, याद हो गया बेटा फॉर्मूला कि नहीं, समझ आई?
कि अब हमेशा कोण को पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है, 1/3 ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई विद हाइट। क्या गलत होगा क्या? सब मैंने सर सीधा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर नहीं होगा फॉर कोण? यार बेटा वो तो टोटल सरफेस एरिया है ना, अभी तो हम वॉल्यूम की डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने सही लिखा है फॉर्मूला, तो आपने सही लिखा है। अब याद रखो, अब एग्जामिनर कहता है कि आपने फॉर्मूला ठीक लिखा है उमायमा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनर कहता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इट इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। ओके, अब यहाँ पे जरा थोड़ा दिमाग अपना लगाना है। अच्छा, कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस ऑफ कोन, और यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सरफेस ऑफ हेमी। ओ बेटा, हेमी में दो चीजें याद रखना। हेमिस्फेयर में मेरा पुत्र एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और जो कि होता है 4 पाई r² का हाफ, तो ये होता है बेटा 2 पाई r²। और हेमिस्फेयर में बेटा टॉप भी होता है, ठीक है, तो इस टॉप को बोलना नहीं है, ठीक है, इस टॉप को बोलना नहीं है। दिस इज ऑल्सो पाई r², दिस इज ऑल्सो पाई r², क्योंकि उन्होंने कहा इट इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इज वर्थ 2 पाई r² प्लस पाई r²। यस, वेरी गुड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है बेटा पाई r l प्लस पाई r² इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी। तो हेमी है बेटा 2 पाई r² प्लस पाई r², क्योंकि इसके टॉप पे भी है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा सबको कि नहीं? गुड जॉब। अब एक चीज़ ज़रा ज़रूर अंडरस्टैंड करें। पहली बात तो ये है ना कि एक पाई r² मुझे इधर नज़र आ रहा है और एक पाई r² उधर मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं फार्मूले को कंफ्यूज ना करने के लिए मैं इन दोनों को काट सकता हूँ। कैन आई कैंसल बोथ ऑफ देम? क्या मैं इन दोनों को काट सकता हूँ कि नहीं बेटा? इन्होंने कहा है ना कि चारों काट दें बेटा, तो चारों काट दें तो बस फिर तो वाहवाही हो जाएगी। कैसे काट दूं बेटा? पाई r l को 2 पाई r² के साथ कैसे काटूं? चारों किधर काट सकते हैं, एक मुझे बात बताओ जरा। अगर आप लोग काटना नहीं चाहते तो मत काटो, क्योंकि फिर ऐसे ही कंफ्यूज करोगे अपने आप को। तो अब यहाँ पे ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है पाई, रेडियस जो है वो आपके पास बन रहा है 2.4, और लेंथ जो है वो आपके पास बन रही है 6.3, प्लस पाई और आर बन रहा है 2.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पे रेडियस जो है वो कैपिटल R² है, और यहाँ पे पाई आर, तो ये भी आएगा कैपिटल R², ठीक है। अच्छा जी, सर इफ़ यू कैन कट बिकॉज इफ इट गोज ऑन द अदर साइड इट विल बी कम नेगेटिव एंड प्लस माइनस विल कैंसिल, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। सो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं जी, तो ये आ जाएगा बेटा लेफ्ट साइड को अब कैलकुलेटर पे लेते हैं, तो ज़रा प्रेजेंटर पेज को भी हटाना पड़ेगा, मेक फुल पेज। अच्छा, मैंने वहाँ पे वो किया हुआ है, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा पहले थोड़ा सा। चलें जी, अब कैलकुलेटर नज़र आ रहा है बेटा सबको? लेफ्ट साइड को हम लोग कैलकुलेटर में डाल सकते हैं, तो शिफ्ट एंड पाई, ब्रैकेट 2.4 ब्रैकेट बंद, ऊपर आ गया 6.3 से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट क्लोज, प्लस शिफ्ट एंड पाई, ब्रैकेट 2.4 ब्रैकेट स्क्वायर। सो द आंसर इज 522/25 पाई is equals to 2 पाई r² plus पाई r² is 3 पाई r²। एग्री? सो आई कैन कैंसिल बेटा पाई पाई, मैं पाई पाई तो काट ही सकता हूँ डायरेक्टली। तो 522/25/3 इज इक्वल्स टू r²। आई होप सबको समझ आई है मैंने पाई पाई क्यों काटा है, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि r² आया हुआ है तो r² आपका कटेगा। सो r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आंसर, तो शिफ्ट एंड स्क्वायर रूट, और आंसर के बजाय मैं लिखूंगा 522/25 मल्टीप्लाई बाई 3 75 होता है वैसे। तो मेरे पास 1.909 बन रहा है। आपने कितना बड़ा आंसर निकाला है? 65.6959। मेरे पास तो आंसर 1.909 आ रहा है बेटा। ओप सॉरी, स्क्वायर रूट लिया हुआ है गलती से, क्यूब रूट ले लिया था गलती से। ये आ रहा है बेटा 522 डिवाइडेड बाय 75। एक्चुअली ये जो आईपैड पे जो कैलकुलेटर होता है ना, इसको इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये आ गया बेटा r इज इक्वल्स टू 2.638 आ रहा है मेरे पास। आप लोगों के पास क्या आंसर आ रहा है? ये 10.44 तो गलत नहीं है?
चेक करें और किसी के पास क्या आंसर आया। मेरे पास तो 2.638 आ रहा है अभी। मेरा आंसर इज सेम, या 2.64, तो हम 3 सिग्निफिकेंट लिखेंगे। 2.64 इज द आंसर, 4 मार्क्स। हाँ 2.6 नहीं बोलो, 2.64 बोलो। माइमा 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे रखो इसको। ठीक है, बिल्कुल। चलें जी आगे चलते हैं। समझ आया बेटा सबको कि नहीं? ओके थैंक यू। चलें जी आगे चलते हैं। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। अब याद रखो अक्टूबर नवंबर 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर 2024 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ज़रा इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। अब याद रखनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ऑल फेसेस होगा। वो कह रहा क्या है, द डायग्राम शोज अ प्रिज्म विद अ रेक्टेंगुलर बेस ए बी एफ ई, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विद ए डी इक्वल्स बी सी। अब यहाँ पे याद रखें बेटा, ये आप लोगों ने 2D शेप्स, अगर आप लोगों ने लेसन नहीं सुना देख लो जाके। वो कहता है कि बेटा ये दोनों लेंस बराबर हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, सबको आइडिया होना चाहिए कि ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इस आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को, ये इसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं, इसको आप फोल्ड कर सकते हो। इज दिस क्लियर और नॉट? ओके अब्दुल्ला, फिर आइंदा ख्याल रखें। अच्छा, कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। आपने इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता मैथ्स में, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ऑल फेसेस। तमाम के तमाम फेसेस के एरियाज को आपने ऐड अप करना है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अब याद रखें कि इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि टॉप है कि नहीं। तो डायग्राम शोज अ प्रिज्म विद अ रेक्टेंगुलर बेस। ओके, तो इन्होंने नहीं कहा कि टॉप इज ओपन, तो इसका मतलब है वी हैव टू टेक टॉप एज वेल। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एंड फ्रंट बैक। तो कितने हो गए बेटा? 6 फेसेस हैं, तो 6 एरिया निकालने हैं, और इस क्वेश्चन के देखना नीचे 6 मार्क्स होंगे। 6 मार्क्स हैं बेटा, ठीक है। अब आपने 6 एरियाज निकालने हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें बड़ी आसान भी हैं, कुछ चीज़ें मुश्किल भी हैं, तो आसान की तरफ जाते हैं, मुश्किल की तरफ नहीं, ठीक है। पहली बात, ये आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर, सामने भी 5 है, इधर भी 5 है। अब इसकी हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम जो है ना, वो निकालना है, इट्स द ट्रिक। क्योंकि अगर आपको ये आइडिया हो गया ना कि आपने हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम कैसे निकालनी है, तो बस आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ज़रा आप सब गौर से देखो यहाँ पे, मैं ये ट्रेपीजियम साइड पे बना रहा हूँ जो इधर बना हुआ है, सब गौर करना। अच्छा बेटा, चलो भाई, ऊपर हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर, नीचे आ गया बेटा 8 सेंटीमीटर। मैं 8 सेंटीमीटर थोड़ा नीचे लिखता हूँ। अब मेरा बेटा यहाँ पे जो है ना, मैंने डॉटेड लाइन में गिरा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डॉटेड लाइन गिरा दी। अब मुझे ये क्लियर हो गया बेटा कि यार ये तो 5 है, तो 8 में से 5 निकालो तो 3 आता है, तो 3 को डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो बेटा यहाँ पे आता है 1.5, और यहाँ पे भी आएगा बेटा 1.5, ठीक है जी। दोनों जगह पे 1.5 1.5 आ जाएगा। अब इस ट्रेपीजियम में वो कह रहा है कि ये 70 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70। तो इस तरह है कि मुझे हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल आउट करना है, जिसमें यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 70, ये है 1.5, और मैं हाइट निकाल रहा हूँ इसकी। अब इस एंगल के सामने बेटा परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस है। तो टेंजेंट थीटा जो है ना, अब आपने अप्लाई करना है टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 70 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो हाइट इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 70। तो 1.5 को टेंजेंट 70 से मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आता है? हाँ बिल्कुल, वी कैन फाइंड हाइट यूजिंग ट्राइंगल। तो 1.5, जरा कैलकुलेटर बचा, जरा एक करते रहा करो ना यार, स्क्रीन पे करने में बड़ा टाइम लग जाता है। टेंजेंट 70, 4.12 मेरे पास आ रही है बेटा, 4.12। वेरी गुड, थैंक यू। हाइट आ गई बेटा मेरे पास 4.12। अब ये जो है ना, ये मेरी रफ वर्किंग है, जो मेरी क्वेश्चन की वर्किंग को सपोर्ट करेगी, तो मैं इसको इधर ही छोड़ूंगा। तो अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ फ्रंट। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रंट। फ्रंट इज ट्रपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 8 इंटू 4.12। तो अब कैलकुलेटर पे करके बताओ सर। वी कैन यूज साइन रूल इफ वी कैलकुलेट द थर्ड एंगल इफ इट इज अ लॉन्गर मेथड बट इट जस्ट वांट टू, या वी कैन यूज, ओके, यूजिंग द साइन रूल वी फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। या हम निकाल सकते हैं बेटा, आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लंबा मेथड होता है, तो इसीलिए कहता हूँ ना कि ज़रा राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल वाले फॉर्मूले ही लगाओ, जल्दी होते हैं क्वेश्चन। चलो भाई बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ रहा है?
अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ रहा है बेटा 26.78, अब्दुल्ला ने कहा है। तो बेटा बैक पे भी यही होगा, बैक इज ऑल्सो सेम। अब मैंने फ्रंट बैक तो निकाल लिया है। राइट एंगल ट्राइंगल बेटा जाहिर सी बात है, साइन रूल को साइन रूल राइट एंगल ट्राइंगल्स पे लग सकते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल की जो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग है ना, वो नॉट राइट एंगल पे नहीं लग सकते, क्योंकि नॉट राइट एंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता ही नहीं है, ठीक है। बैक इज ऑल्सो सेम। अब बेस, नीचे जो फ्लोर है, बेस की बजाय मैं फ्लोर लिखता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए। फ्लोर, फ्लोर है बेटा, रेक्टेंगल है, 8 × 12 हो जाएगा। 12 × 8 कितना आता है, 8096 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया बेस। अब टॉप क्या है बेटा, अब टॉप क्या होगा बेटा, टॉप में भी यहाँ पे भी 12 होगा ना बेटा, यस और नो। सर राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ बिल्कुल लग सकता है बेटा, ठीक है। तो टॉप, ऊपर टॉप के लिए हम लोग लिख देंगे 5 × 12। 5 × 12 आता है बेटा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने शुरू में ही कैलकुलेट किए थे, 6 एरियाज हैं, हमने कितने निकाल लिए, 1 2 3 4 निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास, अब हमारे पास स्लांट फेसेस रह गए हैं, एक फेस इधर है और एक फेस इधर है। अब ये रह गए हैं हमारे पास, हमने इनको फाइंड आउट करना है। इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए या तो बी सी या ए डी। तो बी सी को निकालने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी यहाँ पे बाहर निकाला हुआ है, तो हम ऑलरेडी उसी की मदद से इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ ज़रा साइड पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे बी सी, तो हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए भी हम लोग पैथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पैथागोरस थ्योरम के अलावा जो है हम लोग यहाँ पे एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से जो भी इस्तेमाल करो। मेरे पास हाइपोटेनस भी नहीं है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए मेरे पास बेस और हाइपोटेनस कॉस थीटा में होती है, तो मैं कॉस 70 अप्लाई करके निकाल सकता हूँ। तो cos 70 is equals to base is 1.5 and hypotenuse is BC missing. So BC is equals to 1.5 divided by cos 70। बताएं बेटा BC की लेंथ कितनी आ रही है, एक बच्चा करके बताए यार। टाइम क्या हो गया वैसे, 2 तो बज गए हैं। चलो भाई करके बता दो भाई, 4.38 आ रही है, अब्दुल्ला कह रहा है। एक और बच्चा जवाब दे तो फिर मैं इस आंसर को उठाता हूँ। cos 1.5 डिवाइड बाय cos 70, 4.385 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 4.39, ठीक है जी। तो बी सी इज इक्वल टू 4.39, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर उठाएंगे, ठीक है जी। तो चलें जी, हमें बी सी की वैल्यू मिल गई है, तो ये है बेटा 4.389, ठीक है जी। तो हम लोग उठा लेंगे 4.389। तो अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट राइट, तो राइट वाला लिखते हैं पहले। राइट वाला और लेफ्ट वाला सेम ही आएगा वैसे। 4.39 लिखा हुआ है मैंने, 4.39 मल्टीप्लाई बाय 12, ये एक रेक्टेंगल है, और लेफ्ट वाला भी सेम होगा, 4.39 मल्टीप्लाई बाय 12, वो भी सेम आएगा। तो लेफ्ट राइट सेम होंगे, तो कितना आ रहा है बेटा, 4.39 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 4.39 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 52.68, थैंक यू, 52.68, और ये भी हो गया बेटा 52.68। अब करेंगे क्या हम लोग, हमारे पास 6 एरियाज थे और हमने 6 के 6 निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6, टोटल मांग रहा है बेटा, सारों को ऐड करो। अच्छा, गलती नहीं करना, 26.78, ये 2 दफ़ा है तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 96 प्लस 60 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 52.68, ये भी 2 दफ़ा है, तो आप कैलकुलेटर पे ऐड कर लो, सबको टोटल ऐड करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। ऐड करके बता दो बेटा टोटल आंसर क्या आ रहा है। 314.92, तो ये आ रहा है बेटा 314.92। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे अगर हम इसको राउंड करें तो ये 4 इज़ द थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर, 4 के बाद 9 लिखा है, तो मैं आंसर लाइन पे 315 लिखूंगा, और मार्किंग स्कीम में आंसर होगा आपके पास 314.92 और 314.9 और 315। अब 315.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू, ठीक है।
315.0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक दफ़ा। ठीक है भैया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, बस दुआ दुआ में याद रखें। और 2 बज गए हैं, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह की क्लासेस जो हैं आगे फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए कंडक्ट कर सकूं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है शेयर करूंगा। आई विल जस्ट रिकमेंड यू वन थिंग, मेरी एक रिकमेंडेशन है, प्लीज़ उसको ज़रा गौर से सुने। रेगुलरली जो मैं लेसन शेयर करता हूँ, ऑलरेडी मैं 58-59 लेसन जो हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर पब्लिक कर चुका हूँ। और 82 लेसन्स का मेरा जो पूरा क्रैश कोर्स है ना, वो अपलोड हो जाएगा 1 वीडियो डे पे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि एक लेसन 1 लेसन पर डे करें। अगर आप में से किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल अभी यू या ई या डी आ रहा है, तो इसके लिए कोशिश करें कि आप लोगों को जो टॉपिक्स आते हैं आप उसकी रिकॉर्डिंग मत देखो, आप उसकी टॉपिक रिकॉर्डिंग देखो जो आपको नहीं आते। इंशाल्लाह बेटा, ईद के बाद डेफिनेटली, ईद के बाद डेफिनेटली क्लासेस जो हैं, क्योंकि अभी कमिंग वीक में तो इंशाल्लाह फ्राइडे को मेरा लास्ट लेसन होगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑलरेडी लास्ट टू रमज़ान जो है बंदा फैमिली के साथ बिजी हो जाता है। तो इसीलिए बस फिर वो इतनी ज़्यादा जो है क्लासेस जो है ना वो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है बेटा, चलें, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।